ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा चल रही है धरियावद और वल्लभनगर उपचुनाव की काउंटिंग पे। हमारे साथ लगातार मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ इस समय नए मेहमान जुड़े हैं, उनका तारुफ आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निमिषा गौर ने हमें ज्वाइन किया। आप बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर डिस्कशन में शामिल हुई हैं। अवधेश अकोदी और राजेंद्र मेघवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, चूंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम लगातार बात कर रहे थे, रुझानों के अंदर मामूली फेर बदल जो है वो दिखने लगा है। प्रीति शक्तावत जो है वो 1096 वोटों से यहाँ पर आगे जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये अभी भी इस बात की उम्मीद बाकी है कि बहुत दोपहर तक जाकर या थोड़ी देर पहले रुझानों के अंदर या काउंटिंग के अंदर फेरबदल होगा। लेकिन अब तक के जो रुझान या काउंटिंग के नतीजे सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा खुश करने वाले नतीजे नहीं है। बिल्कुल आसिफ जी, देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वल्लभनगर में तो भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में शुरुआत से ही नहीं दिखाई दे रही थी। जिस तरह से वहाँ पर प्रत्याशी का चयन हुआ और जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया का ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद से ही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मुकाबले में नहीं है। लेकिन धरियावद में भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ना निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं उनके पास सिवाय इस लॉजिक के कि सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया चुनाव में, ये लॉजिक आगे के डिस्कशन में। और जैसा कि अवधेश जी ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं, दोनों कांग्रेस के कैंडिडेट वल्लभनगर और धरियावद में 3414, हालांकि दोनों ही जगह पे बीजेपी लगातार पीछे बनी हुई है। 1096 वोट वल्लभनगर के अंदर। मैं आपके पास आता हूं निमिषा जी, ये ग्राफिक्स हैं, ये नतीजे आपके सामने टीवी स्क्रीन के ऊपर। हालांकि ये जो है वो घोषित नतीजे नहीं है, ये नतीजे इस समय जो है वो रुझानों के तौर पर सामने आ रहे हैं। और शुरुआत में तो ऐसा रुझान भी आया था कि जनता सेना भी जो है वो 20 वोटों से आगे होती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है निमिषा जी ये नतीजे बदलेंगे या कहीं ना कहीं जो है वो मैसेज डिलीवर करने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई इन दोनों सीटों के ऊपर? निमिषा जी। आशीष जी, आपने देखा कि राजस्थान की सरकार ने उपचुनाव के अंदर पूरा मंत्रिमंडल से लेकर के नौकरशाही को जिस तरह से बैठा रखा था वहां पर, और पूरा मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन कहूंगी मैं से, इस लोकतंत्र का माखोल उड़ाते हुए प्रयास किए हैं। और अभी शुरुआती रुझानों को हम परिणाम न माने, क्योंकि कांग्रेस का तो एकमात्र उद्देश्य है ये इनके सत्ता में बने रहना है, तो उसके लिए प्रयासरत हैं निरंतर। और वहाँ के लोगों को लोक लुभावन करना, यदि आप हमारा कैंडिडेट लाते हो तो हम ये करेंगे, यदि आप हमारे कैंडिडेट लाओगे तो हम आपको बिजली के बिल माफ करेंगे। दोबारा से इन्होंने ऐसे प्रलोभन देने के प्रयास किए हैं। फिर भी ये रुझान है, रुझान के माध्यम से हम परिणाम पर नहीं पहुंच सकते। और भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत आधारित पार्टी है जिसकी एक ही नीति है, राष्ट्र नीति, राजनीति से परे है। और कांग्रेस जो आज है 3 या 4 राज्यों तक सिमटी हुई पार्टी और संसद में 2 अंकों तक सिमटी हुई पार्टी, ये इनके सत्ता में बने रहने के लिए जैसे यहाँ दुरुपयोग कर रही है वो सबके सामने जग जाहिर है। तो ये उपचुनावों के परिणाम को लेकर कांग्रेस में कोई उत्साह तो नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि अपने पंचायती राज चुनाव में भी देखेंगे तो भाजपा और निर्दलियों को मिला करके 1/3 भी वोट ये लोग परसेंटेज नहीं था इनका। तो मैं ये कहूँगी आशीष जी, अभी सदस्यता अभियान ला रहे हैं, 4 दिन पहले उन्हें प्रशासन शहरों के संग अभियान लाए थे। ऐसे अभियानों से रुझाने का प्रयास तो निरंतर कर रहे हैं, लेकिन इनकी जड़ें कमजोर हो चुकी है, क्योंकि सिद्धांत विहीन और आज भाजपा के नेतृत्व में पूरे भारत के साथ में वैश्विक नेतृत्व जो मिल रहा है, तो आज सबसे पुराना राजनीतिक दल मुद्दा विहीन हो चुका है। राजेंद्र जी, साफ तौर पर बीजेपी प्रवक्ता आपसे कह रही है कि आपने ये जो दोनों रुझान आ रहे हैं जिसमें आप आगे चल रहे हो, इनका सीधा आरोप है आप पे। बिल्कुल आपके बगल में बैठ के आपसे कह रही है कि आपने यहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। और साथ ही ये कह रही है कि कैंडिडेट इसलिए वहां पर जो है आपकी सरकार ने ये कहा कि हम आपको बिजली के बिल माफ तब करेंगे जब आप हमें यहां से कैंडिडेट जिता कर दोगे। यानी कि आपने प्रलोभन देकर ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं आप। आसिफ भाई, बड़ा हास्यास्पद लगता है। 2014 के अंदर राजस्थान से 25 सांसद जीते थे और फिर 2019 से में भी राजस्थान से 25 सांसद जीते। केंद्र ने क्या दिया, मैं फिर बोलना चाहता हूँ। 2013 से लेकर 18 तक केंद्र की सरकार ने और इस वक्त की वसुंधरा सरकार ने देश का क्या, राजस्थान का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था रिफाइनरी प्रोजेक्ट, उसको दबा दिया। वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ क्योंकि उससे गुजरात के हितों का नुकसान हो रहा था और किसी कॉरपोरेट को फायदा हो रहा था, इस वजह से उस प्रोजेक्ट को लटकाए रखा।
फिर मैं बताना चाहता हूं कि एसपीएस बघेल जो कि इनके कानून राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आके किस भद्दी भाषा का माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में प्रयोग किया। तो इनके बारे में इनको न तो बोलने का होश है, न कोई बातचीत करने का होश है। ये अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हैं और जिस तरीके की भाषा, और मोदी जी लगातार जो लोगों को झूठे प्रलोभन दे रहे हैं, भाइयों और बहनों क्या हुआ पेट्रोल का, क्या हुआ डीजल का, क्या हुआ रसोई गैस का। आज रसोई गैस का दाम 1000 से ऊपर है, पेट्रोल का भाव 120 के आसपास है। इनको पूछिए ना, इनको बीच में मत बोलिए निमिषा जी, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, आप पेट्रोल डीजल पे बात कीजिए ना, आप पेट्रोल डीजल पे बात कीजिए। पेट्रोल का क्या भाव है? देश की बिक्री आपने चालू कर दी, देश के प्राकृतिक संसाधन आप बेच रहे, देश की प्राकृतिक मतलब कंपनियां बेच रहे, देश का पूरा संसाधन आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने पोर्ट बेच दिए। आप बताइए तो सही ना, आप पेट्रोल डीजल के ऊपर बात कीजिए ना। आप पेट्रोल डीजल, मोदी जी कहां पे है? मोदी जी पेट्रोल डीजल कम कीजिए। मोदी जी रसोई गैस, आम आदमी रो रहा है, दिवाली पे लोगों के दिवाला निकल गया, इनको पता ही नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। देश हंगर इंडेक्स में दुनिया में 101वें नंबर पे, हंगर इंडेक्स में, सुन लीजिए, हंगर इंडेक्स में 101वें नंबर पे पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल से पीछे। हंगर इंडेक्स पे बात कीजिए ना, आप हंगर इंडेक्स पे बात कीजिए। आसिफ भाई ये देखिए ना क्या बात कर रही है, देखिए इनको पूछो, मोदी जी का डंका बज रहा हंगर इंडेक्स। आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था में हम बांग्लादेश से पीछे है। चाइना के सैनिक हमारे देश में आ गए, चाइना से इंपोर्ट किसने बढ़ाया? मोदी जी बताइए इस बात का। मापदंड 2 अंकों तक सिमट गए आप चाइना के अंदर। चाइना से इंपोर्ट किसने बढ़ाया? आप बात करते हो चाइना की झालर की बात करते हो, चाइना से इंपोर्ट रिकॉर्ड तौर पे बढ़ा है। बात नहीं की है। देखिए अगर आप निमिषा जी एक एक करके, राजेंद्र जी एक एक करके अगर आप बात कहेंगे तो बात शायद जो है वो दूर तक जाएगी और समझ में भी आएगी, लेकिन चूंकि आप दोनों साथ बोल रहे हैं। इनको क्या है कि जब सच सुनाते हैं ना तो इनको बड़ा दर्द होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनको आप बता, चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप सवाल पूछता हूँ, जनता के सामने वोट लेकर आइए। अरे आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। चाइना से इंपोर्ट किसने बढ़ाया? बताइए, चाइना से इंपोर्ट किसने बढ़ाया? आपको पता होना चाहिए ना। निमिषा जी आंकड़ों पे नजर डाल लेते हैं, आंकड़ों पे नजर डाल लेते। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, इंडेक्स में 101 नंबर पे आ गया। आप दोनों देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको, हम लोग धरियावद और वल्लभ नगर के उपचुनाव पर बैठे। निमिषा जी मेरी बात, राजेंद्र जी स्टूडियो की अपनी एक प्रोटोकॉल होता है, हम उसको फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बहस करते हैं, ताकि क्या बहस जनता की भी समझ में आए, आम लोग भी देखें। क्योंकि इस समय दोनों सीट, या कहे कि पूरा राजस्थान जो है वो इन आंकड़ों को देख रहा है, तो बहस में समय बर्बाद ना करके बहुत सार्थक मुद्दों पर बात करते हैं। वल्लभ नगर धरियावद पे बात करते हैं। वल्लभ नगर के जो रुझानी आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं 3283 वोट जो है वो इस समय प्रीति शक्तावत के पास में है, और जो दूसरी सीट है उस पे 3414 वोट जो है वो कांग्रेस के पास में। यानी दोनों ही ग्राफिक्स के जरिए दोनों ही सीटों के ऊपर इस समय जो है वो कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी की स्थिति की बात करें तुलनात्मक रूप से कांग्रेस के साथ, तो दोनों ही जगह पर बीजेपी लगातार दूसरे नंबर पर बनी हुई है। वल्लभ नगर में 1555 वोट से बीजेपी 2 नंबर पे चल रही है, यानी कि आधे से भी कम वोट वल्लभ नगर में। लेकिन अगर धरियावद की बात करें तो बहुत ज्यादा बीजेपी पीछे नहीं है, यहां पर 3414 वोट, और अगर दूसरे बीजेपी कैंडिडेट की बात करें तो 3077 वोट से वो पीछे चल रहे। रुझान है, परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, लेकिन एक जगह जो कंपीट करना वल्लभ नगर में, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट को अभी आगे आने के लिए आधे से ज्यादा वोटों की दरकार है। यानी एक सीट बहुत हद तक साफ तस्वीर नजर आती हुई, और दूसरी सीट जो है वो अभी कांटे की टक्कर कही जा सकती है। और जो चतुष्कोणीय मुकाबले की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैंडिडेट कहीं बहुत पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं, 1704 वोट के साथ और 1974 वोट के साथ। लेकिन धरियावद में तीसरे के लिए कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। दो मुख्य पार्टियां हैं जो आपस के अंदर एक दूसरे को टक्कर दे रही है, वो भी कांटे की। एक सीट पे चतुष्कोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, और लोगों ने जो है वो दोनों दूसरी पार्टियों को भी यहां पर वोट किया है। एक बार फिर से चर्चा की तरफ चलते हैं। अवधेश जी, जब बात चलती है धरियावद या वल्लभ नगर के उपचुनाव की, कांग्रेस और बीजेपी से जब भी सवाल ये पूछे जाते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप वहां पर गए हैं और किन मुद्दों को लेकर वहां पर लोगों ने वोट किया, हालांकि राजनीतिक तौर पर सत्ता पक्ष के लिए
ये कोई बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी नहीं है कि कहीं उनकी सत्ता इन सीटों के आने से चली जाएगी या रुक जाएगी। बीजेपी के लिए भी ये 2 सीटें जीतना या हारना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बस मसला ये है कि बीजेपी अगर ये जीत जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जाएगा कि जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं मैसेज डिलीवर नहीं कर पा रहा, जनता नाराज है, ये मैसेज जाएगा। और अगर सत्ता पक्ष जीत जाता है तो कहीं ना कहीं वो ये भुनाने में कामयाब हो पाएंगे कि हमने जो 3 सालों में काम किया है वो जनता ने उसे स्वीकार किया है, इसलिए हमें वोट दिया है। लेकिन जब भी ये सवाल चर्चा के दौरान सामने आते हैं, मुद्दा कहीं से कहीं चला जाता है, इन मुद्दों पे बात नहीं होती। बात सिर्फ वल्लभनगर और धरियावद की क्यों ना हो। अवधेश जी, देखिए आसिफ जी, निश्चित रूप से जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो फोकस था वो राज्य सरकार की विफलताओं को गिना के जनता से वोट मांगने का था। कांग्रेस का पूरा फोकस था कि राज्य सरकार की ने जो जिस तरह से कामकाज किया है और केंद्र सरकार की जो विफलताएं उनको लेके जनता के बीच वो लोग गए। तो ये जो लॉजिक है, ये जो पूरा आपने चुनाव प्रचार किया है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद बदलना नहीं चाहिए जी, ये वहीं पे रहना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी ने यदि राज्य सरकार की विफलताओं पर जनता से वोट मांगा है और जनता ने उनको वोट नहीं किया है, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिता दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जनता, वहां की जनता सरकार